So today's topic is altitudes of triangles. Altitudes of triangle. कल बात की थी हमने मीडियंस की रिगार्डिंग, तो हमने ये कहा था कि मीडियंस जो भी हुआ करती थी, जैसी भी थी, कहां से भी आई, उसने क्या किया, उसके अपोजिट की साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. ABC इज अ ट्राइंगल वेयर AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट अगर मैं B वर्टेक्स से बात करूंगा तो यहाँ गई मान लिया मेरी E पर, और अगर मैं C वर्टेक्स से बात करता हूं तो मेरी यहाँ गई मान लिया F वर्टेक्स पर. जहां सब मिले थे वहां हमने पॉइंट दिया था G. G इज द नोन एज सेंट्रॉइड. G इज द नोन एज सेंट्रॉइड. हमने ये कहा था कि मीडियन के पार्ट में मीडियन एक अपोजिट वर्टेक्स से निकलेगी और अपोजिट साइड पे जाती है और साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. इट मींस BD इज इक्वल्स टू CD. यहां अगर देखो तो EC इज इक्वल्स टू AE. इस पार्ट में बात करूं तो AF इज इक्वल्स टू BF. ये सारे पार्ट्स आपस में क्या थे, इक्वल. और ये G पॉइंट जो था अपना सेंट्रॉइड बन चुका था. बट मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ D के साथ बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा. वो केवल उस कंडीशन में बनता है मीडियन परपेंडिकुलर बेस के साथ. उसी कंडीशन में होती है जब अपना ट्राइंगल जो है वो आइसो बन जाता है या इक्विलेटरल बन जाता है, जब साइड्स इक्वल होगी. अदरवाइज जो स्केलेन ट्राइंगल्स जितने भी होंगे उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की. मैंने डायग्राम बनाया वापस मीडियन का, उसका रीजन था ताकि हम कंपेयर करेंगे इसको. ठीक है, चलो देखो एल्टीट्यूड की बात की. एल्टीट्यूड होती है हाइट. एल्टीट्यूड क्या होती है, अपनी हाइट. अपनी हाइट नहीं, ट्राइंगल की हाइट. ठीक है, और ट्राइंगल की हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी. मैंने बनाया देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां से बनाया मैंने. थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लिया ABC एक ट्राइंगल था अपने पास, मैंने एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. यानी ये परपेंडिकुलर जो ये बनाई मैंने AD, ये किसके ऊपर, BC के ऊपर. तो लिखा देखो AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. ये जो मिडल साइन बनाया मैंने, ये साइन बना है मेरा किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए. ये शो करता है परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और कल बात हो गई थी जहां ये उल्टे L की शेप बनती है वो बनता है अपना 90 डिग्री का एंगल. यहां बात की है मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए. जैसे देखो, जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ की, वो एल्टीट्यूड और मीडियन इक्वल होती है. एल्टीट्यूड बोलो चाहे मीडियन बोलो, किसके लिए बात की हमने, केवल और केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल की. ठीक है ना, अभी केवल इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं. यहां से अगर मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो यहां भी मेरा परपेंडिकुलर ही बनेगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है. यहां से यहां जाएगा तो यहां भी वो परपेंडिकुलर ही बनेगा. देखो यहां मैंने L की शेप बनाई है, यहां शेप बनाई नहीं. यहाँ शेप बना दी, इट मींस ये एल्टीट्यूड बन गई है. यहां नहीं बनाई, इसका मतलब वो क्या बन चुकी है, अपनी मीडियन. क्या बन गई थी अपनी, वो मीडियन बन चुकी है. ठीक है, अब साइड्स जब इक्वल थी और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो नो डाउट इसको इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा. यानी ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन में मीडियन जो थी और एल्टीट्यूड जो थी दोनों सेम हो जाती है. किसकी बात करें, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें. बात सिर्फ किसकी करें, अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, इस कंडीशन में देखो पहले भी तो हमारे पास ये सारी मिली थी, यहां भी तो मिल रही है, देखो है ना. यहां भी G पे मिल रही है. वहां G क्या बना था, सेंट्रॉइड. वहां G क्या बना था, सेंट्रॉइड. और यहां बन जाता है ऑर्थो सेंटर. क्या बन गया, ऑर्थो सेंटर. ठीक है, यानी जब मीडियन का मिडल पॉइंट निकलेगा, जहां पर
किसी ट्रायंगल्स की सारी मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड, और जहां सारी की सारी एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेगी वो कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। क्या कहलाएगा वो अपना? ऑर्थोसेंटर। देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब वही अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता तो ये कंडीशन हो गई। अब आइसो लेता तो आइसो में देखो, आइसो के साथ क्या होता, सबको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ एक एग्जांपल्स कंपेयर कर देता हूं आपके लिए। मैंने इक्विलेटरल ले लिया। अब अगर मैं आइसो लेता, आइसो का मतलब क्या था, मेरी दो साइड्स इक्वल थी, यानी ये इसके इक्वल है, ये अनइक्वल साइड है। जैसे ही मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचता तो ये तो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, बट अगर मैं यहां से यूं खींचता तो ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते। परपेंडिकुलर तो बनता बट पार्ट्स इक्वल नहीं होते। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियंस और एल्टीट्यूड दोनों सेम होती है, बट वही अगर मैं आइसो में चला गया तो आइसो में मीडियन और एल्टीट्यूड आपस में सेम बात नहीं होती। अगर मैं स्केलेन में चला गया तो भी बात सेम नहीं होती। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि मेरी मीडियन हमेशा मिडिल पार्ट में ही आए। ठीक है, मीडियन आएगी क्या मिडिल पार्ट में? मीडियन 100% मिडिल पार्ट में ही आती है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि एल्टीट्यूड मिडिल पार्ट में आए। ठीक है ना। देखो अभी तक तो मैंने इसमें बीच बीच में लगा के छोड़ दिया आपके लिए। चलो एक स्केलेन बना लेते हैं। स्केलेन अगर ट्रायंगल बनाया मैंने, एबीसी, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट मेरी परपेंडिकुलर होती है ना। ये परपेंडिकुलर बन गया। क्या मेरा बीडी सीडी के इक्वल है क्या? नहीं दिख रहा, दिखने में ही नहीं दिख रहा है, तो रियलिटी में क्या होगा? जो दिखने में भी अच्छा नहीं है तो रियलिटी में क्या अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो यहाँ दिखने में भी देखो हमें पता चल रहा है बीडी इज स्मॉलर देन डीसी या सीडी। यानी एल्टीट्यूड कोई इसेंशियल नहीं है कि इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे ही करे, बट 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगी। 90 का एंगल 100% बनाती है। कोई जरूरी नहीं है को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे या ना करे, बट मीडियन हमेशा उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर मैं सेम फिगर बनाऊं, देखो इसका कोशिश करते हैं लगभग सेम बन जाए अपना। अगर मैं इसकी मीडियन ड्रॉ करता तो शायद मीडियन मेरी यहां से यहां मिल जाती, और ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती। दिस इज एल्टीट्यूड और दिस इज मीडियन। दोनों डिफरेंट बातें होगी ना। यहाँ 90 का बन रहा है, वहां उस लाइन सेगमेंट को ही यानी बेस को ही वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दोनों बातें अलग अलग है, तो कभी मीडियन और एल्टीट्यूड सेम नहीं होती, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों सेम हो सकती है। ये तो थी बात मैंने किसके अकॉर्डिंग किया, आपके साइड के रिगार्डिंग। अगर मैं इसी को अगर एंगल्स में लेके चलता तो क्या होता बेटा कि हर बार कोई जरूरी नहीं है कि जो एक बार जैसा खाना एक कुक ने बना दिया वो उसके लिए बेटर बन गया, है ना। कि जैसा एक बार खाना बना दिया उसने हर बार वो वैसा ही बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है। सेम एज एल्टीट्यूड जो है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर बने, ट्रायंगल के बाहर बने या कहां बने। देखते हैं अपने पास एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। फर्स्ट देखा था हमने एक्यूट। एक्यूट में एंगल्स क्या थे? 90 डिग्री से छोटे थे सारे, है ना। मैं अगर यहां से बात करूंगा हाइट की, तो हाइट मान लिया मेरी यहां मिल गई, परपेंडिकुलर हाइट कह दूं चाहे एल्टीट्यूड कह दूं, बात एक ही है, ध्यान रखना। ये बनाया मैंने एक्यूट, जिसमें एंगल से 90 डिग्री से सारे के सारे छोटे, तो ये कहां चली गई? अंदर की तरफ, है ना। चलो इसके बाद ट्रायंगल कौन सा था अपने पास? राइट ट्रायंगल।
राइट ट्रायंगल में ऑटोमेटिक एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 बना दिया मैंने, और एल्टीट्यूड भी क्या बनती है, 90 डिग्री के एंगल पे बनती है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट से यानी वर्टेक्स ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कहां जाएगा मेरा, सीधा इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो एकदम बाउंड्री लाइन पे भी आ सकती है। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो यहां बन सकती है, यहां से ड्रॉ करूंगा तो यहां बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक साइड इसके ऊपर भी आ सकती है, वो मना नहीं है। बट ऑब्ट्यूस एंगल के केस में वो अलग ही राह अलग है अपना। देखो अगर ऑब्ट्यूस की बात करता हूं मैं, बात किसकी करें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या था, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा था, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या था, बड़ा था। जिसका एक एंगल क्या था, 90 डिग्री से बड़ा था। चलो एक ऑब्ट्यूस बनाए। ये मान ली मैंने 110 डिग्री का दे दिया आपके लिए एक। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो 100% बेटा देखो यहां जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो आई थिंक लगभग यहां कहीं आना चाहिए मेरा ये पॉइंट, ठीक है। बट अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर तो यूं जाएगा ना मेरा, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर भी निकल सकता है ना। लेकिन बाहर किस कंडीशन में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में। उसकी हाइट जो है, एल्टीट्यूड जो है, वो ट्रायंगल के बाहर भी निकल सकती है, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बातें सबके क्लियर हो चुकी है। बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है अपना एक। अब यानी जैसे अपने क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एक्सप्लेनेशन आता है, व्याख्या आती है ना, उसी टाइप की एक इसमें भी व्याख्या दे रखी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल के बाहर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, ट्रायंगल के बाहर अगर कोई एंगल बना हुआ है तो उसके रिगार्डिंग क्या कंडीशंस लग सकती है आपके साथ। तो एक छोटा सा काम करते हैं, हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल बनाना। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेट ABC इज अ ट्रायंगल where BC extend to point D, यानी ABC अपने एक ट्रायंगल है, उसकी साइड BC को हमने पॉइंट D तक एक्सटेंड किया हुआ है, यानी बढ़ाया हुआ है। बढ़ाया क्यों, इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें एक क्या चाहिए था, एक्सटीरियर एंगल चाहिए था, ट्रायंगल के बाहर एंगल भी चाहिए था। हमने बना दिया एंगल, वो कौन सा बना, देखो AC एंड D, यानी यहां पर जो एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये अंदर बने हुए एंगल 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये 3 एंगल्स तो क्या थे, इंटीरियर। ये बाहर जो मैंने 4 लिखा है वो उसका एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल गिवन दिया है हमें, ठीक है। यहां तक बात शायद समझ में आ गई, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है हमने अभी, कुछ सिर्फ इतना बनाया है कि हमने एक ABC ट्रायंगल बनाया है जिसका बेस BC जो था उसको पॉइंट D तक एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट D तक क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। ऐसा बढ़ाते हमें क्या मिला, ट्रायंगल के अंदर मिले एंगल 1 2 एंड 3, और ट्रायंगल के बाहर मुझे मिला एक एंगल 4, इतना ही मिला था, है ना। चलो बात करें इसके अकॉर्डिंग। अब इसको जैसा दिया है ना वैसा लिखना सीखते हैं। देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो लिखता है
कोटेशन जो लिखा हुआ आएगा वो सबसे लास्ट में वेरीफाई कर दूंगा आपको मैं कि क्या लिखा देगा, या फिर वो इतना भी लिख सकता है शो द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कैसे बनेगी, केवल एक लाइन होगी, आंसर बड़ा सारा होगा अपना, ठीक है ना। चलें बात करते हैं। मैंने क्या लिखा था, एक ट्राइंगल, तो यहाँ लिखते हैं गिवन, दिया हुआ क्या था हमें कि ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल in which angle 4 is exterior angle of triangle ABC, कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल था, वहां पर एंगल 4 जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। यहां मैंने एंगल 4 का नाम दे दिया, चाहे आप चाहो तो एंगल ACD भी लिख सकते हो, बट एंगल C नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे सर एंगल C क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस पॉइंट C पर हमारे पास ओवर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बने हुए, देखो तो एंगल C अकेला 4 को डिनोट नहीं कर रहा है, एंगल C 3 और 4 दोनों को डिनोट कर रहा है। तो हमें केवल अगर C की बात मतलब एंगल 4 की बात करनी है तो या तो मैं लिखूंगा एंगल ACD या फिर अदरवाइज लिखेंगे एंगल 4, ठीक है। अगर मैं इस एंगल 2 की बात करता तो इसको एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल B लिख सकता हूँ, एंगल ABC लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस पॉइंट C पर हमारे पास ओवरऑल 2 एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 3 एज वेल एज एंगल 4, तो इसको हम लोग एंगल C डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या लिखा हमने अभी तक, हमें दिया क्या था, कुछ नहीं दिया था, हमने तो अपनी मर्जी से लिखा है, फिर भी लिख दिया। क्या लिखा कि हमें एक ट्राइंगल मिला है, कौन सा ट्राइंगल था, ABC, उसमें क्या दिया था, एक्सटीरियर एंगल की बात की, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। प्रॉपर्टी लगानी है तो यहाँ करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, बताना क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ट्राइंगल के बाहर बना हुआ एंगल, ट्राइंगल के बाहर बना हुआ एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल कौन था अपना 4, इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो प्रूव क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें ये बताना है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। क्या थी कंडीशन को दोबारा सुनो, कह रहा है एंगल 4 कौन था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो कह रहा है ट्राइंगल के एक्सटीरियर में यानी बाहर बना हुआ एंगल जो है वो ट्राइंगल के अंदर बने हुए, ये अंदर बने थे दोनों एंगल 1 और 2, इन दोनों एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल। मान लिया ये लिखता हूं मैं, एंगल 1 को दे दिया मैंने 30 डिग्री का, एंगल 2 को दे दिया 40 डिग्री का, एंगल 1 और 2 मिलके कितने बने, 30 और 40 70 डिग्री। इट मींस एंगल 4 जो होगा वो मेरा 70 डिग्री का ही होगा, एंगल 4 मेरा 70 डिग्री का ही होगा। अब वो होगा तो कैसे होगा, उसको प्रूव करना है, ठीक है, उसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया टू प्रूव, यानी हमें ये चीज सिद्ध करनी थी, प्रूव करनी थी। दिया हुआ क्या था, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। चलें आगे इसको लेके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टू प्रूव के बाद बेटा प्रूव तो कह दिया मैंने, अब तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ है क्या अल्टरनेट जहां से हम कुछ निकाल सकते हैं, नहीं है हमारे पास, तो हम एक स्टेप ऐड करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन, यानी हम इसमें अपनी जेब से कुछ निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। हम अपना ज्ञान बांटेंगे इसमें कि ले भैया मेरे पास ये ज्ञान पड़ा था, इस ज्ञान का यूज कर दिया मैंने और तेरा काम निकाल दिया। हमने किया है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि ये जो एंगल 4 जो था यानी पॉइंट C से होता हुआ, मैंने क्या किया, इस BA साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर दी, रे निकाली, उसका नाम दिया CE। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ अ रे CE फ्रॉम पॉइंट C टू पैरेलल BA,
ठीक है ना। यानी क्या किया हमने, BA के पैरेलल, तो थ्रू C से पैरेलल निकाली हमने लाइन, क्या निकाली, ड्रॉ अ रे CE parallel to AB, that means AB is parallel to CE। सिंपल सी बात की हमने, क्या कहा हमने कि पॉइंट C जो था, एक बार एंगल 4 को भूल गए हम लोग, रियलिटी में तो पता है हमें एंगल 4 है, यहाँ रियलिटी में पता है यहाँ पर एंगल 4 है, बट 4 कहाँ है वो अभी पता नहीं है। एक बार के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं आपका, इस 4 को रिमूव करते हैं, ठीक है, और यहां जो मैंने लिखा था एंगल 4, उसकी जगह भी उसका नाम लिख देते हैं एक बार, ACD, एंगल ACD के बाहर ACD बना था अपने पास, और यहां भी ACD लिख देते हैं। क्या किया हमने, इस पॉइंट C से इस AB के पैरेलल एक CE ड्रॉ की, पैरेलल, क्या किया, पैरेलल, प्रीवियस चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 याद आया कुछ, पैरेलल्स बनी थी है ना, पैरेलल्स बनते हमने क्या निकाले थे उसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो चले पहचान करें उसकी। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूं ताकि मैं ऊपर लिख सकूं इसके बारे में। चलो अब करते हैं प्रूफ, यानी करके दिखा रहे हैं अब काम। ये हो गया तेरा काम, जैसा तूने मेरे से पूछा था वैसा मैंने तुझे करके दिखा दिया। मैंने क्या कहा आपको कि हमने इसके पैरेलल खींची, देखो ये बन गया 4, मान लिया ये बन गया मेरा एंगल 5, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया वो। अब ये नहीं कहा कि मैंने 4 और 5 इक्वल है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, चल 3 यहां था ना, तो चलो 4 यहां लगा दिया आपके लिए, ताकि सीक्वेंस में रहेंगे 3 4 5। पैरेलल कहा था, जेड बना दो, ये देखो 1 2 एंड ये 3 बन गया जेड। जेड मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। वाई, रीजन क्या रहा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको कंडीशन 1 डाल दी। रीजन लिखना जरूरी है, विदाउट रीजन मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता, रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स 100% कटेंगे। हमने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि दोनों क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। और हमें ये पता है कि जब 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उसको एक ट्रांसवर्सल भी इंटरसेक्ट करती है। हालांकि बनाना नहीं है आपको, मैं बना के दिखा देता हूं। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं डॉटेड लाइन से, तो देखो AB and CE are 2 parallel lines where BC is a transversal। अगर ऐसी कंडीशन बनती तो अपना एक F भी तो बनता था। ये लो देखो 1 2 और 3 ये निकल गया, यानी एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5। वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमने क्या किया, सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की CE पैरेलल टू AB। ऐसा करते हमारे पास 2 कंडीशंस बनी। फर्स्ट कंडीशन बनी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल सेकंड बनी अपने पास एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है दोनों कंडीशंस? कंडीशन बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहले बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है ना। चले अब देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 मिल चुका है, एंगल 2 हमारे एंगल 5 के इक्वल आ चुका है। अब कुछ नया करें, करते हैं, चलो इसको ऐड करते हैं। तो लिखा एडिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं और यहाँ गिवन पार्ट को रिमूव करता हूं। चलो कर दिया रिमूव मैंने।
ऐड करें, ऐड करते क्या होगा, देखो LHS आपस में ऐड और RHS भी ऐड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। यही हुआ, 1 में 2 को ऐड कर दिया, 4 में 5 को ऐड कर दिया मैंने, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस 5 हो गए। अब देखो यहां चलते हैं फिगर के पास, एंगल 4 और 5 दोनों मिलके तो ये बना रहा है, और ये कहां से आया है, ए सी और डी। मैंने ACD को तो स्प्लिट किया था पहले स्टार्ट में, है ना, यानी अगर एंगल 4 और एंगल 5 को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD बन सकती है क्या अपनी, बन गई ना, और बन गई तो बन गई। ये देखो मैंने क्वेश्चन भी तो आपको ये पूछा था कि आप मुझे ये प्रूव करके दिखाइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD होता है। टू प्रूव का मतलब हमें प्रूफ करना है ना, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि भैया ये लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू ACD होता है। यानी ट्राइंगल के बाहर बने हुए एंगल की सम, यानी एंगल की वैल्यू जो है इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। द मेजर ऑफ एन एंगल एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल equal to the sum of measures of two opposite interior angles of a triangle। यानी ट्राइंगल के बाहर बने हुए एंगल की वैल्यू ट्राइंगल के अंदर बने हुए दोनों अपोजिट एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। अब ट्राइंगल मैंने सीधा बना दिया, अगर टेढ़ा मेढ़ा बना दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जैसे एज एग्जांपल मैं लिखूं, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना था इसको। चलो मैं इस ट्राइंगल को अभी तो मैंने यूं बनाया था, अब मैं कुछ ऐसा बनाऊं, देखो तो ये एक्सटीरियर हो गया, इसका मतलब इसके अपोजिट में कौन है, ये वाले दो आर्क, यानी इस पार्ट को मुझे काउंट नहीं करना, ठीक है। अगर मैं इसको यूं बना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीरियर मेरे ये हो गए, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ये मत कहते ना हमें तो आपने बेस पर बना के दिखाया था, बाहर तो आ ही नहीं था आपका एंगल। तो ये फर्स्ट थ्योरम थी अपने इस चैप्टर की, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। According to this theorem, the measure of an exterior angle of a triangle equal to the sum of the measures of the two opposite interior angles of the triangle। यानी ट्राइंगल के बाहर बने हुए एंगल की वैल्यू अंदर बने हुए अपोजिट टू एंगल्स के सम के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।